अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह एक बड़ी ख़ास सुबह है। आज की सुबह हमें कुछ याद दिलाती है, कुछ गम के एहसासात जगाती है। ये वो सुबह है जो हमें याद दिलाती है कि 16 दिसंबर 2014 को हमारे मुल्क के साथ क्या जुल्म हुआ था। ये वो जुल्म था कि जब बुज़दिल दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। आज के दिन का आगाज़ उसी दिन की याद से करते हैं। उन बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं और हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पर आइंदा कभी ऐसा सानहा ना आए। हम ये भी दुआ करते हैं कि वो लोग जो कि इस दहशतगर्दी में मुलव्विस थे वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। 16 दिसंबर 2014 सुबह के 10:40 जब पेशावर की फजा धमाकों और गोलियों की आवाज से थरथरा उठी। दुनिया की तारीख का वो स्याह दिन जब 6 दहशतगर्द पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल की अकबी दीवार फलांग कर दाखिल हुए और स्कूल के ऑडिटोरियम में जारी फर्स्ट एड वर्कशॉप में शामिल बच्चों पर गोलियों की अंधाधुंध बौछार कर दी। दरिंदा सिफ्त हमलावरों ने 132 निहत्ते बच्चों और इल्म की रोशनी फैलाने वाले असातिज़ा समेत 149 अफराद को सफ़ाकियत से शहीद कर दिया। तुम्हारे खून का जो कर्ज है हम यूं चुकाएंगे। उस दिन हैरान कश्तबार थी। मुल्क सोग में डूब गया। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले वालिदैन अपने बच्चों के साथ उन सारे ख्वाबों को भी दफन करते रहे। रोते बिलखते बस एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर उनके बच्चों का कसूर क्या था, खुद उनका कसूर क्या था। एक करबला वहाँ पे मची, दूसरी करबला थी ये जो हमारे बच्चों के साथ खेली गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे बेटे के साथ, हमारे इन बच्चों के साथ जो भी क़यामत गुजरी है ना, ये आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। लोग कहते हैं टाइम के साथ साथ ज़ख्म भर जाते हैं। हमारे ज़ख्म 7 साल में मनासूर बन गए। बच्चों की जुदाई ने जो हम पे असरात छोड़े हैं और उनके जो जिस हालात में वो हमसे जुदा हुए हैं ना, वो न भूलने के काबिल है और न कभी भूल सकते। आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे, शहादत पेश करके जो हमें जीना सिखाया है। मासूम बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफवाज पाकिस्तान ने उसी वक्त ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल कर दिया जबकि सहूलतकार बाद में फांसी पर चढ़ गए। लेकिन 16 दिसंबर का वो दिन मुल्क की तारीख का भयानक ख्वाब बनकर रह गया। ये दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन कहलाएगा। ये दिन दुनिया की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन कहलाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सिर्फ चंद सेकंड अपने हाथ उस बारगाह में उठाएं, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उन बच्चों के वालिदैन को सब्र अता करे। गो कि ये वाक़या ऐसा नहीं है कि जिसके साथ पेश आए उसे कभी भी सब्र आ सके, मगर वो बहुत बड़ी ज़ात है, वही सब्र देने वाली ज़ात है। और ये दुआ भी करें कि कभी भी हमारे मुल्क के साथ आइंदा ऐसा सानहा ना हो। कभी कभी आपके साथ अल्फाज साथ नहीं देते, लेकिन वाकई अगर हम अपनी औलाद को सामने रख कर सोचें और सिर्फ ये सोचें कि अगर हमें हमारी औलाद हमारे सामने हो और उसे सिर्फ कुछ एक कांटा भी चुभ जाए तो हमारे दिल पर क्या गुज़रती है, इन वालिदैन के दिल पर क्या गुज़री होगी। और एक रियासत के तौर पर एक रियासत की ये ड्यूटी होती है, एक रियासत का मिशन होता है कि वो इन लोगों के ज़ख्मों का अजाला करने की भरपूर कोशिश करें। ये तो थी आज के दिन की बात। अब ज़रा कुछ आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आज की स्टोरीज़ क्या क्या है। तो मौसम जो है
सबसे पहले आपको ये भी मैं बता दूं कि जी लाहौर और पंजाब में बहुत सारे इलाकों में स्मॉग का राज तो है। ये एक ऐसा मरला है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये जो शहर हैं वो जो ऐसे शहरों की लिस्ट में आ रहे हैं कि जिनको हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ कह रहे हैं। लाहौर का नाम बार बार उस लिस्ट में आता है, तो इस हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी यहाँ पर मौसम है। लाहौर में कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, और कराची में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर भी आज कुछ बादल नज़र आ रहे हैं कराची में। फिर है जी पेशावर में कम से कम 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सबसे आखिर में है कोयटा, जहाँ कम से कम है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हो गया जी मौसम की सूरत हाल। और अब हम बढ़ते हैं कुछ ख़बरों की तरफ, और एक ख़बर जो कि क्राइस्टचर्च से आई है, न्यूजीलैंड से, और वो ख़बर ये है कि क्राइस्टचर्च हमले के हीरोज़ के लिए न्यूजीलैंड के आला तरीन अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। और हमला रोकने की कोशिश करते हुए शहीद होने वाले नईम रशीद और बच जाने वाले अब्दुल अजीज़ को न्यूजीलैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म जो है न्यूजीलैंड की जेसिंड्रा आर्डर्न, उन्होंने ये कहा है कि ये अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है, तो बहुत बड़ा अवार्ड है और बड़ी खुशाइन बात है कि इन्हें ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। 2019 में क्राइस्टचर्च मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में 51 नमाजी शहीद हुए थे। बहुत बड़ा ये हमला था, इसने न्यूजीलैंड की कौम को हिलाया था। जैसे हम आज बात कर रहे थे कि जो सानहाए APS था उसने पाकिस्तानी कौम को हिलाया था, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया था, और बहुत सारे मेजर्स ऐसे थे कि जो कि उसके बाद लिए गए। बिल्कुल वैसा ही ये वाक़या था न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड में जब क्राइस्टचर्च की इस मस्जिद पर हमला हुआ था, 51 नमाजी वहाँ पर शहीद हुए थे। और फिर उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वहाँ की जो वज़ीर आज़म थी वो आई, उन्होंने मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती किया। और ये जो इस्लामोफोबिया का एक पूरा ये एक फ़िनोमिना है, ये सारी दुनिया पर छाया हुआ है, और इसके ख़िलाफ़ हम सबको, सब मुसलमानों को उठकर बात करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। और मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी ज़ाहिर है इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक ह्यूमन राइट्स का मामला है कि आप किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस हवाले से सोचें और इस हवाले से काम करें। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, और वक्फ़े के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी ख़बरें जो सारी दुनिया से हमारे सामने आएंगी वो आपके सामने पेश करेंगे, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बड़े मज़ेदार ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं, और पहली ख़बर जो मैं आपको दूंगा वो है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन साहब का कहना ये है कि उन्होंने कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया है। और एक ट्वीट के ज़रिए जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब के हक़ में गवाही दी और जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद के दावे की तरदीद की है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मेरे जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, जैसे भी ताल्लुकात हों, लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि इमरान खान का बनी गाला का घर जहांगीर तरीन जैसे लोगों के पैसे से चलता था। और उनका कहना यह था कि बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे, और बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई थी। अब इसकी तरदीद सामने आई है। ये एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि शायद उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया है। बहुत सारे लोग इस बात पर जो है वो उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी थी कि जब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो है उन्होंने ये बात की थी कि जी ये ख़र्चा जो है वो जहांगीर तरीन साहब जैसे लोग उठाते थे, इमरान खान के घर का ख़र्चा 30 लाख और फिर 50 लाख। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखा ये होता है, और इस तरीके से जहांगीर तरीन जैसे लोगों ने इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया। तो उसके बाद फिर इमरान खान जब हुकूमत में आए
तो इन जैसे लोगों को खुली छूट थी कि ये चीनी के साथ जो चाहें करें, गंदम के साथ जो चाहें करें, और इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए और जो सारे मामला थे वो उस पर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। लेकिन अब ये ट्वीट सामने आई है जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल खुले अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में जहांगीर तरीन साहब ने इस बात की तरदीद की है। और ऑब्वियसली मतलब ये कानूनदान लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो शख्स इल्ज़ाम लगाता है उसे साबित करना होता है ये इल्ज़ाम। तो अगर जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है तो उनके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो फिर ये एक ऐसे ही एक जुमला है जो कि कोई भी शख्स अपने आप को न्यूज़ में इन रखने के लिए कह सकता है। जब तक साबित ना हो कोई चीज़ उस वक्त तक किसी बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है। आपने कहा कि जहांगीर तरीन जैसे लोग पैसे देते थे, जहांगीर तरीन ने कहा कि जी मैं तो नहीं देता था। तो अब आप कि इस जुमले की क्या हैसियत रह गई? इस जुमले की हैसियत उसी वक्त बनेगी जब आप ये बात साबित करेंगे, और सबूत के बगैर किसी भी किस्म की कोई भी बात कहना वो मेरे नज़दीक एक बिल्कुल ही एक जिसे कह लीजिए कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और ख़बर है वह है जी पासपोर्ट्स के हवाले से। पासपोर्ट बनवाना इंतहाई मुश्किल सब्र तलब काम है। पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, लाइन में लगना होता है, महीनों तक फिर पासपोर्ट बनने का इंतज़ार करना होता है। बहरहाल अब तो खैर हफ्तों में भी बन जाता है। लेकिन अब एक और जिद्दत आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने यह ऐलान किया है कि अब फास्ट ट्रैक के ज़रिए पासपोर्ट के लिए घर बैठे अप्लाई किया जा सकता है और पासपोर्ट 24 घंटों में आपके घर पहुंच जाएगा। इस सर्विस से अभी सिर्फ पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कोयटा और कराची के शहरी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और गुज़िश्ता माह हुकूमत ने आइंदा साल से ई पासपोर्ट के इजरा का फ़ैसला किया था, और ई पासपोर्ट के इजरा को एक अहम इक़दाम के तौर पर बयान किया जा रहा है जो कि मौजूदा मैनुअल सिस्टम के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं उनको ख़त्म करने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को आसानी से ऑनलाइन दरख्वास्तों पर कार्रवाई करने में मदद देगा। और ये माइक्रोचिप लगा हुआ ये कार्ड होगा, उसके हामिल इस पासपोर्ट में दरख्वास्त गुजार की तमाम तफसीलात महफूज होंगी, और चिप में महफूज मुसाफिर के जो कवायफ हैं और सफरी तफसीलात हैं इमिग्रेशन और नादरा के सिस्टम से फिर लिंक होंगी। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो कि होगा, और अच्छी बात है, इसी तरीके से होना चाहिए। चीज़ों को ईजी बनाना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से, ऑटोमेशन की मदद से चीज़ों को आसान बनाना चाहिए, वरना वाकई बहुत सारे मसाइल सामने आते थे। तो लोग यकीनन खुश होंगे इस चीज़ पर। लोग वैसे पेट्रोल की कीमत में जो 5 रुपये कमी हुई है उस पर भी कुछ खुशी का इज़हार कर रहे हैं। और एक और खुशी का इज़हार किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। जी, फयाजुल हसन चौहान साहब वज़ीर ज़ीर खानाजात पंजाब, वो मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी की खुशी में नून लीगी जो रहनुमा है अज़मा बुखारी साहिबा, उनके लिए मिठाई लेकर असेंबली पहुंच गए। फयाज चौहान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है, उसमें उनसे सवाल किया गया कि आप मिठाई क्यों लाएँ और आप खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये हम सुनवा सकते हैं, तो सुनवा दें जी। बेटे की शादी की खुशी में जो यहाँ पे उनकी तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, उनके लिए ये मैं लेके आया हूँ, क्योंकि वो बड़ी खुश होती हैं अपने लीडर और अपनी बेगम सफदर अवान साहिबा की खुशी में। तो मैंने कहा चलो उनकी खुशी में हम भी शरीक हो जाए। शुक्रिया। ये देखें जी, ज़बरदस्त बेहतरीन मिठाई लेकर आए वो, और उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर बेगम सफदर अवान के बेटे की शादी की खुशी में उनकी तर्जुमान अज़मा बुखारी साहिबा के लिए मिठाई लाया हूँ, और उन्होंने वीडियो में मिठाई भी दिखाई। और फयाज चौहान साहब का कहना ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा अपनी लीडर की खुशी में बहुत खुश होती हैं, तो हमने सोचा कि हम भी उनकी खुशी में शरीक हो जाएँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन, अच्छी खबर है ये। खुशियों में खुश होना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए और सबको खुशियाँ मनानी चाहिए। और एक खुशी थी जो ज़रा मांद पड़ गई है, वो अगली ख़बर में हम आपको बताते हैं, और वो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से ये ख़बर आई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी उसमें कोरोना के साए जो हैं, बादल जो हैं वो गहरे हो गए हैं। 3 खिलाड़ियों को कोरोना मज़ीद हो गया है, और वो 3 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। जो उनकी जो स्क्वाड था उसमें से 3 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के 2 खिलाड़ी, शोएब होप, अकील हुसैन, और उनके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जिनके कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आ गए हैं, और जस्टिन ग्रीव्स, उनका भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। फिर इसके अलावा जो बाकी मैनेजमेंट के 2 मेंबरान हैं उनके भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। तो अब ये सीरीज़ का फ़ैसला होगा कि आज जो होने वाला मैच है, जो तीसरा मैच था, अब वो होगा या नहीं होगा, ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका फ़ैसला अब किया जाएगा। वैसे 2 मैचेस जीत चुका है पाकिस्तान। तीसरे मैच में अगर पाकिस्तान जीतता, आज ये मैच होता है और पाकिस्तान जीतता है, तो ये एक वाइट वॉश होगा। तो ये भी एक ख़बर थी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर ख़वातीन के हवाले से हुकूक
के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीमों ने बड़ी आवाज़ उठाई और बिल्कुल सही आवाज़ उठाई है। जनूबी कोरिया में दूध की अशिया बनाने वाला एक ब्रांड है, उसके एक इश्तिहार के हवाले से फिर उस ब्रांड ने माफ़ी मांगी है। उसमें उनके ऐड में उन्होंने ख़वातीन को गाय के तौर पर दिखाया था। सियोल मिल्क कंपनी है ये, उसकी जानिब से जारी करदा एक वीडियो थी, उसमें एक शख्स को खुफिया तौर पर एक खेत में ख़वातीन की वीडियो बनाते हुए दिखाया और वीडियो में ख़वातीन गाय में तब्दील हो जाती हैं। तो इसकी फिर अवामी सतह पर इस पर सख्त तनकीद की गई। कंपनी ने इस इश्तिहार को यूट्यूब से हटाया और फिर ज़ाहिर है अब ये इश्तिहार वायरल तो हो चुका था, बहुत सारे सार्फिन ने उसे अपलोड कर दिया है और बहुत सारे लोग देख सकते हैं। मर्दों के बर्ताव से इसको तशबीह दी जा रही है कि मर्द जो हैं वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से फिर ये खुफिया तरीके से वीडियो बनाना, इस चीज़ के ऊपर भी ये गैर कानूनी प्रैक्टिस है, इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है कि ये भी एक गलत चीज़ है जो इसके अंदर दिखाई गई है। तो उस फिर इश्तिहार के हवाले से कंपनी ने माफ़ी मांगी है। तो बहुत सारे इश्तिहार बनाने वाली कंपनियाँ जो हैं वो ज़रा होशियार हो जाएँ कि आप इश्तिहार बनाते हुए सोचें कि आप क्या दिखा रहे हैं और किस तरीके से आप मर्दों औरतों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये तो थी जी कुछ खबरें। खबरों के बाद एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब ज़रा क्वेटा की तरफ चलते हैं और अयूब तरीन साहब हमारी मुलाकात करवा रहे हैं गुल काकड़ साहब से, जो कि घड़ियां जमा कराने के शौकीन हैं और उनके पास कितनी घड़ियां हैं, कहां कहां से ये घड़ियां आती हैं, ये हमें अयूब तरीन साहब बताएंगे। जी सर। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने शौक की खातिर वक्त को भी कैद करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक गुल काकड़ है। गुल काकड़ का ताल्लुक क्वेटा से है और इस वक्त गुल काकड़ हमारे साथ मौजूद है। गुल काकड़ से पूछते हैं कि वो सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुल काकड़ है, मैं बलूचिस्तान लिवीज़ फोर्स कोयटा में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा गुल साहब, यहाँ आपने घड़ियों के अनमोल घड़ियों को बिल्कुल कैद के रखा है। ये कब से आपको ये शौक़ हुआ है और आपके पास इस वक्त कौन कौन सी घड़ियाँ हैं? जी मैं कोई 18 साल से घड़ियों को कलेक्ट कर रहा हूँ। शौक़ तो मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही था, रेडियो से मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद क्लॉक की तरफ भी मैं आया, तो अब मेरे पास क्लॉक्स में ग्रैंडफादर क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स, टेबल क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस और पॉकेट वॉच की पूरी कंप्लीट एक कलेक्शन है मेरे पास। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है, आपने यहाँ बहुत सारी घड़ियाँ लगाई है, तो आपको इसकी कलेक्शन में मुश्किलात दरपेश हुई? आपने कहाँ कहाँ से ये घड़ियाँ जो है वो जमा की? जी मुश्किलात तो बहुत पेश आती है। मेरे जितनी कलेक्शन है, इसकी कलेक्शन की 80% मैंने बाहर से मंगवाई है। इस कोई भी ये शौक़ कर सकता है, एनर्जी सर्व करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। तो मेरे पास वो इतना वो नहीं था कि ये म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि मुझे जुनून किया तक शौक़ था घड़ियों का। वक्त के साथ साथ ये बढ़ती गई और आज इसने म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर ली है। अच्छा, आपके म्यूज़ियम में अगर हम बात करें कि घड़ियों के साथ साथ आपने जो रेडियो है, पुराने रेडियो वो भी जमा किए हैं। कम से कम आप ये मुझे बता दें कि ये रेडियो जो है, रेडियो का शौक़ आपको किस तरह आया कि आपने रेडियोज़ जो है वो कहाँ से जमा किए, और ये जो रेडियो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। रेडियो का जो चूँकि मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही शौक़ था, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मेरे पास फिर एंटीक रेडियोज़ कलेक्ट करना बड़ा आसान हुआ। अब मेरे पास रेडियो की पूरी कलेक्शन है, जिसमें ग्रैंडफादर क्लॉक, ये ग्रैंडिक रेडियोज़ है, जर्मनी की, इंग्लैंड की इस मास्टर वॉइस है। इसके अलावा मेरे पास ग्रामाफोन की कलेक्शन भी है। ग्रामाफोन की एक पूरी कलेक्शन है, रेडियो की पूरी एक कलेक्शन है, साथ में मेरे पास टेलीस्कोप की कलेक्शन है। तो अभी अब जाते हैं टेलीस्कोप की तरफ। टेलीस्कोप में भी आपने यहाँ पे रखे हैं। टेलीस्कोप में आपके पास कौन कौन सी है, अगर आप हमें बता दें हमारे नाजरीन को कि यहाँ कहाँ से आपने इनको कलेक्ट किया है ये टेलीस्कोप, और इसमें कितने पुराने हैं? जी मेरे पास टेलीस्कोप में जो सबसे पुराना है वो 1880 का है, इंग्लैंड का बना। और दूसरा ये जो है ये 1901 का है, ये भी इंग्लैंड का है। 1915 के हैं, 1920 के हैं, और इस तरह के कोई 2-4 और भी 18 सेंचुरी के हैं।
तो इसके अलावा मेरे पास बैनिकुलर्स भी हैं, दूरबीन जो कलेक्शन है एंटीक्स की, और मेरे पास एंटीक कैमरास भी हैं 1920-1930 के ज़माने के वीडियो कैमरास और फ़ोटो कैमरास भी है। इसी तरह मेरे पास स्पूलग्राम की कलेक्शन भी है। अच्छा, इस वक्त मैंने देखा कि आपके पास घड़ियाँ भी है और साथ साथ आपने टेलीस्कोप भी दिखा दिए, लेकिन एक चीज़ जो हमारे सोसाइटी में लोग हमेशा शौक़ करते हैं, मैंने देखा है गुज़श्ता 10, 15, 20 सालों में, वो असले का शौक़ है। बहुत सारे हमने लोग देखे कि वो एंटीक में असले को रखते हैं, लेकिन आपके ये जो एंटीक्स आपने रखा है जिसमें घड़ियाँ हैं, टेलीस्कोप है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन असला इसमें मौजूद नहीं है, असला इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी वजह कोई ख़ास है? जी ऐसा है ना, असला का शौक़ लोग करते होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक पॉजिटिव शौक़ है। ये जो मैंने जो ये आप देख रहे हैं जो मेरी कलेक्शन है, मैं यहाँ मैंने ओपन रखा है लोगों के लिए कि लोग आके देखें और उनको भी ज़ौक़ हो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। असली का कलेक्शन तो वो नेगेटिव में ही जाता है, आखिर में वो नुकसान ही देता है किसी को, जो जिसने भी शौक़ रखा है कोई फ़ायदा नहीं मिला है उसे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया गुल काकड़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये थे गुल काकड़ साहब जिनका कहना है कि आप अगर शौक़ रखना चाहता है तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप शौक़ रख सकते हैं। उन्होंने असले का जो शौक़ है उसको मुस्तरद किया, उसकी वजह भी बता दी कि असला इंसान के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। अब उसके मुकाबले में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम अपना भी सकते हैं और उसके ज़रिए अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। जी, तो ये हमने देखा कि जी किस तरीके से लोगों के शौक़ हैं। एक और बड़ी ख़ास शख्सियत से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साहब के बेटे अहमद हसन राना ने अपनी नई सियासी जमात शान पाकिस्तान कायम कर ली है। राना शमीम साहब गिलगित बल्तिस्तान के वही साबिक जज हैं जिनका नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा की 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मुताल्लिक बयान हल्फी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। राना शमीम साहब के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के वकील अहमद हसन ने कहा है कि मुल्क को असल रियासत मदीना बनाएंगे और उनकी इनकलाबी जमात वो तब्दीली लेकर आएगी जो इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब लाने में नाकाम रहे हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें इस पार्टी के बारे में बता दें कि ये कानून से अचानक पॉलिटिक्स की तरफ का सफ़र आपके जहन में ये कैसे आया? ये अचानक नहीं हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं खान साहब, क्योंकि आपने अच्छा शुरू किया, खान साहब ने ये मदीना रियासत का कॉन्सेप्ट लाए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जी एक मदीना रियासत पाकिस्तान में भी बनेगी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट आपको पता है यूके है, तो एटलीस्ट अगर कोई बंदा बिल्कुल नकारा हो जाए तो स्टेट उसका ख्याल करती है, ये नहीं कि मर जाता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। इनको मैं एज ए क्रिकेटर भी फॉलो करता था, लेजेंड थे, तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग फ्रॉम 96 ऑनवर्ड्स। और इनका सबसे पहला बयान था जब इन्होंने सियासत शुरू की थी, और जो इनका मंशूर था मेन नज़रिया भी, कि जी मैं ट्रेडिशनल सियासत नहीं करूँगा। खान साहब ने कहा था मैं इलेक्टेबल्स को नहीं लाऊंगा, लेकिन आपको याद होगा 2016 में जहांगीर तरीन साहब सारे बुजुर्गों को लेके काफ़ी डिफरेंट पार्टीज़ से जब दो बनी गाला में पहुँचे, तो उस दिन खान साहब ने कह दिया था ओपनली कि जी सॉरी इलेक्शन की साइंस डिफरेंट है और इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन जीता नहीं जाता। तो वहाँ तो खान साहब ने अपना नज़रिया ही खुद ही डस्टबिन में डाल दिया, और उनके अपने अल्फाज हैं, जो बंदा अपने अल्फाजों से फिर जाए उसको क्या फॉलो करना। तो वो तो रियलिटी चेक मिल गया होगा ना, उन्होंने इतने 22 साल कोशिश की इलेक्टेबल्स के बगैर ना जीते, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये तो इस तरीके से तो मैं कुछ भी करता रहूँ नहीं जीत सकता, ऐसा हुआ होगा। तो फिर लस्ट फॉर पावर हुई ना, ये मदीना की रियासत ऐसे तो नहीं बनती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम तो नहीं कह दिया था अल्लाह पाक से कि जी मुझे एकदम ही आप बादशाह बना दें। उन्होंने 2 जंगें लड़ी, एक जीते एक हारे, और एक तो ऐसी लड़ी कि जो मिसाल है पूरी दुनिया में, जंग बदर 313 अगेंस्ट 1000, बिल्कुल, और कोई उनके पास हथियार नहीं थे। तो अगर उस वक्त भी, और लेकिन ये भी अल्लाह पाक ने दिखाया कि आप ओहद में हारे क्यों, आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इसलिए आप हारे। उनके डिसीजन, उन्होंने जो एक ऑर्डर पास किया। तो अब आपका क्या प्लान है, आपकी जो जमात है वो क्या करेगी? क्योंकि जाहिर है अभी आपने अपनी जमात का आगाज़ किया है, तो आप कैसे इस पूरे सिस्टम से नबर्दाज़मा होंगे?
जो इलेक्टेबल्स का सिस्टम है? बता दूं जी, ये मैंने 2016 में 2017 में मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया और 2017 से अभी तक हमारी पार्टी एक तरह से व्हाट्सएप पे है, जो लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा मजाक भी बनेगा, लेकिन उस पर हम लोग अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं एंड वी एग्री टू डिसएग्री कि अगर हमने आगे इसको अमल में लाना है इस पार्टी को तो किस तरह हमने लेके चलना है। उस पर मंशूर पर भी डिस्कशन होती है और यही बात होती है क्योंकि हम सभी तकरीबन ऐसा जो हमारा लाइक माइंडेड ग्रुप है वो इमरान खान साहब को बड़ा एडमायर करता था और बहुत से अभी भी उनको फॉलो करते हैं, ये नहीं कि उसमें नहीं करते। वो इसी उम्मीद में है कि खान साहब ने जो वादा किया है कि मदीना की रियासत बनाने का शायद वो पूरा हो जाए और मेरी भी दुआ है कि अगर खान साहब ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। शायद फिर मैं अपने इलेक्शंस में आगे पॉलिटिक्स में आऊं भी ना, मैं अपनी वकालत में बड़ा खुश हूँ, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि आप सबसे पहले हम देखते हैं एज अ लॉयर कि कोई पॉलिसी बनाई खान साहब ने। अब पनागाह से तो वेलफेयर स्टेट ही बन सकती है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पनागाह में आप जाके पता कर लें, शायद पीटीआई के मेंबर्स जो मैंने पता कराया था उन्हीं को मिलते हैं उधर एडमिशन, बाकियों को मिलता भी नहीं है जो पीटीआई को वोट देते हैं। अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं, हाँ, मतलब जब श्योर नहीं है तो हम ये बात ना करें क्योंकि हम लोग गए, हमने चेक किया, बहरहाल सही है बिल्कुल। अच्छा, तो अब कितने इस वक्त वो जो आप कह रहे हैं कि अभी आपकी पार्टी व्हाट्सएप पर अभी उसके ऊपर डिस्कशंस भी होती हैं, सारी लाइक माइंडेड लोग हैं, तो कितने लोग हैं इस वक्त तकरीबन आपके साथ? टोटल जी हम उसमें 56 मेंबर्स हैं। ओके, 56 मेंबर्स, ठीक है। और ये तमाम वो लोग हैं कि जो कि आपके पार्टी के वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, और फाउंडिंग मेंबर्स में आपको पता है इख्तिलाफात भी आ जाते हैं। फाउंडिंग तो हम 5 थे, लेकिन उसमें से एक हमारे दोस्त वो गवर्नमेंट जॉब पे चले गए तो he had to leave, तो उसकी वजह से फिर हमारे थोड़ा सा टाइम आ गया। तो अभी हम 4 हैं फाउंडिंग मेंबर्स में और 5 हैं, लेकिन फिर हमने एक और को ऐड कर लिया था, बाकी हम 50 अदर मेंबर्स हैं। अच्छा, और ये पूरे पाकिस्तान से इन लोगों का ताल्लुक? जी जी, डिफरेंट कराची से भी हैं, लाहौर से भी हैं, इवन इंग्लैंड से भी हैं। मेरे दोस्त अभी मैं जहाँ गया हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ ठहरा हुआ था। फॉरेन फंडिंग भी है? नहीं, फॉरेन फंडिंग इस तरह नहीं होगी, वो सारे पाकिस्तानी हैं और बेशक अगर कोई चाहे, अगर मैं आपको बता दूं मैं लॉयर हूं, अगर मैं फंडिंग करवाऊंगा भी ना तो जिसके नाम पे आएगी उसके अकाउंट डिटेल सब रखा जाएगा कि किसके अकाउंट में आई है और देन दैट मेंबर विल बी अकाउंटेबल। ये नहीं कि मैं सबके अकाउंट फॉर करता रहूंगा, वो खुद ही अकाउंटेबल होगा कि कहां से आई, क्योंकि मैं लॉयर हूं, मैं उनको साफ बता दूंगा भाई ये एक तरीका इनकम टैक्स का, ये आपने फॉलो करने प्रोटोकॉल्स, आप इसमें लैक करेंगे तो जी आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। सबके एक्शंस का तो मैं नहीं जिम्मेदार हो सकता ना। हाँ, ये ज्यादा इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है ना, ये खान साहब को भी यही करना चाहिए था। चलो मैं डॉक्यूमेंट सारा रखूंगा कि अगर कभी आप मुझे कोर्ट में भी लेके जाएंगे तो मैं उठा के ये दे दूंगा जी ये मेरे सबूत हैं, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है, मैं सबूत ही लेके जाता हूँ। जो काम जैसे आपके बकौल नवाज शरीफ, बेनजीर, इमरान खान, ये सब तब्दीली लाने में नाकाम रहे, तो वो फिर आप कैसे लेकर आएंगे, ये सवाल होगा ना। देखें, मेरा कोई आपको पता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हाँ। आपके लिए कभी ना आपने सुना भी नहीं होगा। हाँ, मेरे फुप्पा वगैरह एक ज़माने में मैंने MNA बने, MPA बने, मेरे खालू भी एक दूर के वो भी बने, लेकिन मेरे वालिद साहब सियासत से दूर ही रहा। हाँ, उन्होंने अपनी उसमें की वकालत में सियासत की, लेकिन कभी कोई ऐसे इलेक्शंस में नहीं है। तो ये इसलिए मैंने इस सोच की तरफ गया हूँ क्योंकि देखें, बैठ के आप भी शाम को यही करते होंगे, क्रिटिसाइज करते होंगे, तो क्रिटिसाइज तो हर कोई करता है, मैदान में आना पड़ेगा ना। अब मैदान में जब तक मैं आऊंगा नहीं तो मुझे या पानी में डुबकी नहीं लगाऊंगा तो मुझे उसकी डेप्थ का कैसे पता चलेगा। अब मैं बाहर बैठ के तो मैं भी बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ, शायद मीडिया पे कभी कुछ लोगों को मेरी बातें भी अच्छी लग जाए, लेकिन जब तक मैं प्रैक्टिकल होकर नहीं दिखाऊंगा और अमल करके नहीं दिखाऊंगा, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमल करके दिखाया ना। उसके बाद हमारे जितने मुजद्दिद हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रिफॉर्म्स लाते रहे, अपने आप को चेंज करते रहे, इवॉल्व होते रहे, और इस हद तक उनसे जब पूछा गया 1943 में कि पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या होएगा, तो कायदे आज़म साहब ने कहा था आप मुझसे क्या पूछते, पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या होएगा, वो तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले बता गए। बिल्कुल, ये तो उन्होंने बड़ी अहम बात की थी और उसी को हमें नक्शे कदम अपना, यही है हमारे हर मुसलमान कंट्री का, यही मंशूर होना चाहिए कि जो तर्ज अमल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वही हमारा मंशूर है, उससे हटके हम नहीं चल सकते। मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। हम सब गुनहगार हैं, बिल्कुल सही है, कोशिश यही होती है, सही बात है। अच्छा, अब लोग बहुत सारे अभी मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इनसे पूछे कि भाई लोग आपको सीरियस क्यों लेंगे, इतने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनको लोग सीरियस लेते हैं, व्हाई वुड दे टेक यू सीरियसली, और स्पेशली जब आप के वीडियोस और इंटरव्यूज़ लोग देखते हैं, यू आर अ फन लविंग पर्सनैलिटी, बड़े जॉली से हैं आप,
और अभी तो पानी पी रहे हैं, वरना एप्पल जूस पी रहे होते हैं। और कभी आप कहते हैं कि जी वालिद साहब भी मुझे बड़ा डांटते हैं, बेगम से भी मैं डरा हुआ होता हूँ। तो व्हाई वुड पीपल टेक यू सीरियसली? बेगम से वो उनको तंग करता रहता है तो नाराज रहती हैं। अच्छा बनाना पड़ता है। तो लोग क्या कैसे सीरियस लेंगे? ये बताएं, लाइफ में शुगल भी तो चाहिए ना। अगर हर रोज वही स्टेगनेंट लाइफ, दोनों मियाँ बीवी कैसे हैं आप, कैसी हैं आप, बस यही बोलते रहे तो मैं तंग करता रहता हूँ। वो आदी हो गई हैं, 15-16 साल हो गए उन्हें। जी जी नहीं, शुगल जरूरी है बिल्कुल, लेकिन शुगल में लोग ना शुगल बना ले। नहीं देखें जी, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, किसी ने मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की किसी हिम्मत है, मजाल है, मैं होने दूंगा? नेवर। ये तो होना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और इंतखाबी निशान क्या रखेंगे? अच्छा, आपने वो जो सवाल पूछा था कि जी इतनी पर्सनैलिटीज में मैं किस तरह, मेरा आपसे एक सवाल है। खान साहब ने जब सियासत शुरू की थी तो आपको पता है उनकी पार्टी के एक वजीर हैं शेख रशीद साहब, और उन्होंने कहा था ये तो एक टांगे की पार्टी है, और आज उसी के वो मेंबर भी हैं। तो अब आप खुद बड़ा अहम होता है। जी एक स्टार्ट तो लेना होता है ना। कभी नेशन भी ऐसे नहीं बनती। पाकिस्तान भी तो 1947 से पहले नक्शे पे था, नहीं था? सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो आगाज, पहला कदम उठाने की बात होती है। जी और अभी तो मेरे पास टाइम भी है, एज भी है, I'm only 42, तो अभी तो बड़ा टाइम है। लोग ये तो नहीं समझ लेंगे ना मैं कल जी पार्टी बना के 1.5 साल के अंदर इलेक्शन लड़ लूंगा। अगर हाँ जी, ये भी मैं बता दूं, मेरे पास फंड्स आ गए, क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने पांव पे खड़ा होकर इलेक्शन में आ चुकूं, मुझे लोगों से फंडिंग ना मांगनी पड़े। हाँ, क्योंकि मैं अभी यही पूछने वाला था, अगला सवाल मेरा यही था कि इलेक्शन तो बस अब आने वाले हैं, तो अगले इलेक्शन के लिए क्या प्लान है? नहीं, अभी तक हम इतने तैयार नहीं हैं। अगर 1 साल 1.5 साल है, अगर 6 महीने में हमारे बाकी मेंबर्स, क्योंकि वो सारे इस तरह ना, दे आर ऑल वर्किंग, लाइक किसी का बिजनेस है, कोई काम कर रहा है, तो उनमें से अब 5, 6, 10 को तो एटलीस्ट फुल टाइम मुझे मेरे साथ देना पड़ेगा, तो फिर ही हम बना सकेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो आपको कितना अभी अपना कितने साल का लगता है कि कितने साल के बाद आप एक ऐसी पार्टी बनाने में कामयाब हो जाएंगे? मैं इतनी दूर का सोचता नहीं हूँ, क्योंकि देखें 2-3 हफ्ते पहले आप लोग मुझे जानते भी नहीं थे, और 3 हफ्ते बाद मेरी पार्टी अब डिस्कस हो रही है, तो ये मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो शायद 6 महीने क्या 3 महीने में भी खड़ी हो जाए पार्टी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी चीज़ जो है वो आपके वालिद साहब के वो जो बयान हल्फी वाला सिलसिला है, वो आप कहाँ तक पहुँचा? वो बयान हल्फी जो है वो तो अब उसका ओरिजिनल यहाँ पर आ गया है और वो रखा हुआ है लॉक में। लेकिन जी कोर्ट का ऑर्डर था, वो हमने कंप्लाई कर दिया है कि बयान हल्फी नहीं आ रहा, इसकी वजह से वो एक शक पैदा हो रहा था कि कोई ये डाउटफुल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डायरेक्ट वहाँ से कोरियर हुआ है और रजिस्ट्रार साहब को मिला है, और मुझे पता चला न्यूज़ से कि वो सील भी हो गया है, और उसको चीफ जस्टिस साहब ही खोलेंगे इंशाल्लाह। और वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर वही चीज़ लिखी गई है जो कि मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। ये भी वो तो मेरे वालिद साहब है ना, वो तो मेरे वालिद साहब ने अपने कमेंट्स में एंडोर्स कर दी है, तो उसको ना इधर उधर से घुमाएं, क्योंकि फिर वो मसला ये होता है कि मैं कुछ बोल दूं और कुछ और चीज़ हो जाए तो वो ट्विस्ट हो जाते हैं फैक्ट्स। तो उसको मैं यही कहूँगा, जो मेरे कमेंट्स में मेरे वालिद साहब ने बड़ा क्लियर लिख दिया है कि वो अपने जो एफिडेविट सर्कुलेशन में था उसको एंडोर्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको चेक कर लिया था बाय दैट टाइम। लेकिन जहाँ वो रिपोर्ट की बात है उस पर मैं कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब ने जो लिखा है वो आप कमेंट्स में पढ़ लें, मेरे पास अभी सामने नहीं है। प्लीज ठीक है, सही है, एग्री। अच्छा, ये जो बयान हल्फी है, ये जो एफिडेविट है उनका, सॉरी एफिडेविट, उन्होंने किस मकसद के लिए बनवाया था, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? देखें, ये भी उसमें उन्होंने लिख दिया कि उनके ज़मीर पे बोझ था, उन्होंने एक चीज़ सुनी हुई थी, एक सच था, एक बहुत बड़ा सच था, और उसको उन्होंने कह दिया कि जी, और उसमें लिखा भी है कि मैं अपनी, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी वालदा, आपको पता है, अब तो लोगों को पता चल गया, शी वॉज इन हॉस्पिटल 55 डेज विद कोविड, और फिर उनका इंतकाल हो गया 4 जून को। तो उस दौरान मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की क्या बात हुई है, क्योंकि हम बड़ी टेंशन में थे, मेरे खाला की डेथ भी उससे 1 महीने पहले हुई थी, तो मुझे नहीं पता। और उन्होंने इस पर जिक्र किया कि जी मैंने अपना वादा पूरा किया अपनी वाइफ से, जो मेरी वाइफ गई हैं, तो मुझे उसके बारे में नहीं। लेकिन हाँ, एज फार एज ये जो कंटेंट्स हैं एफिडेविट के, वो मेरे वालिद साहब ने 1 हफ्ते बाद जब वहाँ से वापस आए थे गिलगित में, उस वक्त 2000 जबकि ये बात हो रही है 2018 की, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि जी ये वाकया हुआ। अच्छा, सही। तो अब ये एफिडेविट जो उन्होंने दिया और ये अब अदालत में भी आ गया, वो भी आएंगे और बात करेंगे इस पर सारी, साबित कैसे होगा? क्योंकि आप कानूनदान हैं, तो टेक्निकली थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये साबित कैसे होगा कि हाँ ये बात मेरे सामने हुई थी। क्या किसी एक शख्स के कहने से ये बात टेक्निकली कानून के हवाले से ये साबित हो जाती है, या और भी कोई सबूत देने पड़ेंगे?
मैं तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, अभी तो ये है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। इसमें तो सबसे पहले अभी डिसाइड ये होना है कि जी चार्ज फ्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर जज साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं विद द रिप्लाई ऑफ मिस्टर राना मोहम्मद शमीम साहब, तो वो फिर चार्ज फ्रेम नहीं होएगा। अगर इफ इट्स नॉट सेटिस्फाइड फिर चार्ज फ्रेम होएगा, फिर उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होएगी। इसमें तो ये जो केस चल रहा है, लोगों को मैं क्लियर कर दूं, इसमें तो ये डिटर्मिन ही नहीं होना कि ये एफिडेविट सही है कि गलत है। इसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जुडिशल, मेरे वालिद साहब ने भी उस दिन मीडिया से सिर्फ थोड़ी देर के लिए बात की है, मुझे पता चला लास्ट हियरिंग पे, और उनसे एक सवाल किया गया है कि आप जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा आ जाएं, मैं तैयार हूँ। तो वहाँ जो जुडिशल कमीशन बनेगा जहाँ ये एलेज किया जाएगा कि जी आपके खिलाफ, साकिब नसार साहब को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये है और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। जब डिनाई करेंगे तो फिर उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होती है। सही। और इस केस में सजा किस किस को हो सकती है? दोनों पार्टियां जो हैं उसमें दोनों को हो सकती है? कानूनदान की हैसियत से पूछ रहा हूं मैं। पहले मैं अपने वालिद साहब से शुरू करता हूँ। अगर अल्लाह माफ़ करे, मेरे वालिद साहब का अगर एफिडेविट अल्लाह ना करे नहीं प्रूव कर सकते, तो उसके ऊपर बड़े उसके सख्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसमें सजाएं हो सकती हैं। लेकिन और इसके ऑन द अदर हैंड उन्होंने प्रूव कर दिया, तो फिर तो ये सवाल उठेगा कि ये किसके लिए किया गया था कि नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा की बेलें नहीं दी जाएं, जब उनकी अपीलें चल रही थी उनको ना दी जाएं कि वो जनरल इलेक्शन से पहले। तो फिर किसको जिताना था, वो फिर आपके बात सामने आएगी। कौन कौन इसके पीछे था, फिर वो सारे पर्दे खुलते जाएंगे। तो वो पूरी एक ताने बाने फिर सारे मिलेंगे कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, आपके याद होगा, उन्होंने भी यही बात की थी। जावेद हाशमी साहब की बात लोग भूल जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने यही कहा था कि खान साहब ने मुझे कहा है कि जी एक जज साहब ने हमें एश्योरेंस दे दी, नाम नहीं लिया था उन्होंने, कि अब मैं आऊँगा तो नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर दूँ। ये आप उनका बयान उठा के देख सकते हैं। और उन्होंने कहा असूली मौक़िफ़ लेते हैं, कहा कि नहीं जी मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, मैं इस तरह की पॉलिटिक्स में इंजीनियरिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग करना या किसी तरह की भी इंजीनियरिंग में बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, आपको याद है। बिल्कुल यस। और फाइनली मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके वालिद जी सबको उस वक्त फिर विटनेस भी बनाना चाहिए, कोर्ट विटनेस, क्योंकि हम तो इनको विटनेस नहीं बना सकते उस इंक्वायरी में कि ये हमारे, हम तो नहीं कह सकते ना कि हमारे बिहाफ पे आके एविडेंस दें, लेकिन ये कोर्ट की बाउंडेड ड्यूटी हो जाएगी इंशाल्लाह कि जी आप जब इस नेज तक पहुंच जाए, जुडिशल कमीशन हो जाए, तो इन सबको भी बुलाया जाए कि आप लोगों ने क्यों बयान दिए थे और उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाए कि सच सामने आए। और फाइनली उस पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके वालिद साहब के पास वो सबूत तो होंगे जिसकी मदद से वो साबित कर सकें कि यस ये सारी चीज़ हुई थी जिसको वो क्लेम कर रहे हैं। यार अगर आप ये, मैं सबको ये कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर आपको वकालत भी सिखा दूं, तो उसके लिए फिर आप मेरे इस तरह करें, प्यूपिलेज में आ जाएं और फिर मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह हम इस केस को लेके चलते हैं इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बेस्ट विशेस, लेकिन क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आपने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब से तो आपके वालिद साहब के करीबी जो है वो मरासिम थे, तो वो लोग नाराज नहीं हो जाएंगे कि भाई ये तो अब हमारे सामने खड़े हो गए पार्टी लेकर? सेनेटर राना मकबूल साहब जो हैं वो मेरी बड़ी अच्छी, मेरे अंकल हैं, मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, और उनको तो मैंने ये कहा भी एक दफ़ा ऑफर की कि अंकल मैं पार्टी बना रहा हूँ, मुझे ज्वाइन कर लें। कहते हैं नहीं जी मैं पीएमएल नून का हूँ, पीएमएल नून का ही रहूँगा। तो मैंने कहा अंकल मेंटोर तो बन सकते हैं, उन्होंने कहा वो मैं बन जाऊँगा। गुड। तो इस तरह की सपोर्ट है आपके पास। लेकिन आपका मेन ओपोनेंट कौन होगा अगर जब आप लोग इलेक्शन में आएंगे? तो देखें इसमें तो सारी पार्टीज है ना, आप किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। पीएमएल नून का एक अपना हल्का है, आपको पता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग वोट है, स्ट्रॉन्ग बैंक है उधर, और उनको राना को इतना आसान काम नहीं। खान साहब अब एक बहुत बड़ी एक पोटेंट फोर्स बन गए हैं। पीपल्स पार्टी इवन दो सिंध तक है, लेकिन फिर भी सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है, तो ये पार्टीज तो अगर नेशनल लेवल पर लड़ना है तो अब लेकिन ये हो जाएगा, लोगों के पास एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। सही। चौथा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप लोग ये कह रहे थे कि अब क्या, तो एक ऑप्शन होएगा। और वही वाली बात कि जी वादे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको पता तो तभी चलेगा जब मैं आऊंगा, तो वो फिर जब लोग लाएंगे तभी मैं आके प्रूव कर सकता हूँ कि जी मेरा क्या मेटल है, क्या सब्सटेंस है, और जो मैंने वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं, वो तो मैं आके ही पता चलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद हसन राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से भी बात कर रहे थे और जो बयान हल्फी और जो एफिडेविट है उस पर भी बात हुई। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और यहाँ हर शख्स एक फ़नकार है जो अपना अपना किरदार अदा करने के लिए आता है, अपना किरदार अदा करता है और फिर उसके बाद अपनी अबदी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन इन फ़नकारों में कुछ किरदार ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगियों में कई तरह से रंग भरते हैं और आपके और हमारे होठों पर तो मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए लाखों जतन करते हैं, लेकिन उनके अपने दिल का क्या हाल क्या होता है ये उनके सिवा कोई नहीं जानता। और ये ज़िंदगी इंसान से क्या क्या काम करवाती है इसका नमूना होते हैं ये इंसान। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जमाल शाह साहब से। जमाल शाह साहब एक क्लाउन का या जोकर का रूप धारते हैं, कराची में होते हैं ये, और लांडी से ये बंस रोड तक आते हैं, लोगों के सामने अपना फ़न पेश करते हैं। क्यों ये करने पर मजबूर हुए, कैसा रिस्पॉन्स है और क्या ऐसा मामला था जिसकी वजह से ये काम कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जमाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो आपने पूरा ये जो गेटअप बनाया हुआ है बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और कम से कम मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और बाकी भी मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन का यही ख्याल होगा। कितना वक्त लगा है इस गेटअप में? सर ये गेटअप में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे तैयार होने में, और उसके बाद फिर मैं अपना ये तैयार होके मैं आता हूँ आवाम में। सही। तो ये कहानी क्या है, क्यों आप जोकर बने, कैसे ये आइडिया आया और इस काम की तरफ आप कैसे आए? जी एक्चुअली ऐसा है सर, इंसान का जो फ़न है, जो हुनर है, उससे काम लेना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं रोज़मर्रा में आपको नज़र आ रहा होता है मुख्तलिफ़ जगहों पर, हम सुन रहे होते हैं कि वहाँ पर आज किसी ने मोबाइल छीन लिया किसी का, और किसी ने पर्स छीन लिया इसका और वो चले गए, इस तरह से दुकान लूट गई और ऐसा हो गया। ठीक है जी, मेरे पास अपना मेरा ये हुनर है जिसे लेकर मैं आता हूँ आवाम में और लोगों को मैं एंटरटेन करता हूँ, और लोग मुझे देखकर खुश होते हैं, और जो है जो टिप वगैरह होती है वो मुझे देते हैं, जिससे मैं अपना गुजारा करता हूँ। जी ज़बरदस्त। तो यानी कि कोई इशू नहीं था आपको जिसकी वजह से आप इस काम की तरफ आए, ये काम आपने खुद चुना? जी इशू तो सर ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं हालात और मामलात को, कोविड की वजह से जो है ना हमारे जो हम परफॉर्म करने जाते हैं वो शोज़ में, वो भी हमें नहीं मिलते, स्कूल में, घरों में, बर्थडे पार्टी में। तो मैंने कहा मैं जो है ना मेरे पास हुनर है तो मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो मैं अपने हुनर से अपने लिए फ़ायदा करूँगा, अपने बच्चों के लिए, और क्योंकि आजकल आपको पता है कोई किसी की एकदम इस तरह से हेल्प भी नहीं करता। मेरे पास जो हुनर है उसे लेके मैं आवाम में आया हूँ और लोगों को मैं एंटरटेन करता हूँ, जैसा कि लोग मुझे देखते हैं और तो आपकी तालीम कितनी है? जी सर। और इस काम से पहले आप क्या काम करते थे? सर मेरी तालीम तकरीबन मैं असल में यही काम करता हूँ, बच्चों के लिए शोज़ करता हूँ मैं, मैजिक शो, ये जोकर शो, ये मैं करता हूँ सर। और तालीम जो मेरी है वो मैं 3 क्लासें पढ़ा हूँ। अच्छा। बाकी जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास पैसे सही बन जाते हैं इस काम में, इत्मीनान है? कोई गलत काम नहीं करता। जी सर। जी सर, इत्मीनान यही है कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि हुनर है। अगर हुनर ना होता तो मैं क्या करता, मैं आज कोई चोर होता या कोई डकैत होता या कोई इस तरह का मैं होता। लेकिन हुनर है, और जिन लोगों के पास हुनर नहीं है मैं उनसे यही कहूँगा कि वो भी फ़न सीखें, हुनर सीखें, आर्ट सीखें और उससे फ़ायदा लें। लोगों के पास जनाब अपना फ़न पेश करें और अच्छा काम करें, इंसानियत का काम करें, गलत काम ना करें। लोगों का क्या रिस्पांस होता है आपकी परफॉर्मेंस पर जब आप सड़क पर निकल के परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं? सर जब मैं सड़क पे निकल के परफॉर्म करता हूँ तो जो बच्चे होते हैं वो मुझे देखकर खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ मुझे देखती हैं, खुश होती हैं, लोग मुझे बुलाते हैं अपने पास कि आप थोड़ा सा एंटरटेन कर दें, ज़रा बच्चे हैं हमारे साथ, इनको हंसाएं, थोड़ा एंटरटेन करें। तो मैं बच्चों को एंटरटेन करता हूँ, हंसाता हूँ। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मैं जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, स्ट्रीट पे जा रहा होता हूँ, तो लोग मुझे तंग भी करते हैं, क्योंकि मेरे हुलिये की वजह से, मेरे किरदार की वजह से लोग मुझे तंग भी करते हैं और उसे मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। जी सर।
सही, ये बर्दाश्त करने वाली बात आपने भाई सही बात की। वाकई लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स ये रूप धार कर जा रहा है तो वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जा रहा हो। जैसे एक डॉक्टर है वो अपना सफ़ेद कोट पहन कर जा रहा होता है, जैसे एक लॉयर है वो अपना काला कोट पहन कर जा रहा होता है, वैसे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है जो अपने गेटअप में जा रहा होता है। तो इसको किस तरीके से हम ये इसमें मजाक उड़ाने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके अपने बेटे के हवाले से भी हमें बताइए कि वो उनको भी कोई रॉड वगैरह लगी हुई है, वो क्या माजरा है? जी एक्चुअली ऐसा है, मेरे सर 5 बच्चे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। अभी तकरीबन 3 मंथ पहले मेरी जो मिसेज़ हैं उनके टांग में राड डली है, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है और वो अभी घर पर हैं। और जो मेरा बेटा है उसके सिर में शैंड डली हुई है और उसे मैं तकरीबन हर मंथ में लेके जाता हूँ दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, और मैं अपना वो ट्रीटमेंट बच्चे का करवाता रहता हूँ। और मैं रेंट पे रहता हूँ और इस तरह से मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। जी, तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, ठीक है, और रोते हुए को हंसाया जाए। हाँ, और जो हमारी जो परेशानियाँ होती हैं जब हम आते हैं अवाम में तो हम उसको जो है ना पशे पुश डाल देते हैं, बिल्कुल जो है ना उस पर पर्दा डाल के हम आते हैं, सब चीज़ों को भूल के बस हमें ये पता होता है कि अब हम लोगों को हम एंटरटेन करेंगे। और ख्वाहिश यही है सर कि पाकिस्तानी में बच्चा हूँ और मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ अपने काम से, अपने आर्ट से, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है घर के हवाले से, घर वालों के हवाले से बहुत कुछ है। अपने घर के हवाले से, घर वालों के हवाले से कोई एक ख्वाहिश? जी सर, घर के हवाले से यही है कि मैं चाहता हूँ मेरा अपना घर हो, मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं इस तरह से काम करता हूँ और मैं रेंट देता हूँ सर, और मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। तो ख्वाहिश यही है कि बस अपना मेरा एक छोटा सा मकान मुझे मिल जाए कहीं पे, जिनमें मैं अपने बच्चों को रख सकूँ और अपना गुजारा कर सकूँ। सही, तो कभी ऐसा दिन भी आता है कि जब आप काम करने के लिए निकलते हैं लेकिन जो कमाई है उसका? जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जो मेरा बेटा जिसके सिर में शैंड डली हुई है, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका अच्छी जगह में इलाज किया जाए, कोई अच्छा उसको डॉक्टर देखे और मुझे बताए कि इसका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कब तक ऐसे रहेगा। मेरे बच्चे के सिर में शैंड डली हुई है और सिर में जो पाइप है उसकी वजह से बच्चा जो है वो माशाल्लाह चलता फिरता है, लेकिन जो उसके साथ जो अपने जो पर्सनल जो मामलात होते हैं जो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चे को पैम्पर पहनाते हैं, छोटे बच्चे को, अब ये बच्चा 7 साल का है, ये पैम्पर पहनता है, 24 घंटे पैम्पर में रहता है ये, और इसके सिर का जो पानी है वो खारिज होता रहता है यूरिन के रास्ते। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से? फिर हम इसको ख्याल करते हैं, देखते हैं। डॉक्टर यही कहते हैं कि जब तक ये ज़िंदा है इसके सिर में ये शैंड रहेगी इस तरह से, और वक्त के साथ साथ ये जैसे जैसे बढ़ेगा और शैंड भी इसी के सिर में रहेगी। और कोई टाइम ऐसा भी आता है कि जब बच्चे को बड़ा बुखार हो जाता है और ये शैंड ब्लॉक भी हो जाती है, फिर फौरी इसका जो है ना उसी वक्त इसको ले जाके इसका जो है ना इलाज करना पड़ता है, इसका ऑपरेशन करके नई शैंड डालनी पड़ती है। और ये इलाज जो है वो उसके लिए ये कि करवाते हैं हर वक्त तैयार होना। जी 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 सर, ये इलाज आप कहाँ से करवाते हैं? जी सर, ये मैं अस्पताल से करवाता हूँ, जिना हॉस्पिटल से। उसके अलावा मैं प्राइवेट भी ले जाता हूँ बच्चे को, जब ज़्यादा मसला होता है मैं इधर भी उधर जहाँ मुझे जगह मिलती है बच्चे को मैं ले जाता हूँ। बाद वक्त बच्चा मुझे कहता है कि पेट में पेन हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है। अभी मैं कल ही मैं बच्चे को लेकर गया हूँ, तो माशाल्लाह जो है ना बच्चा मेरा भी जो दवाइयाँ दी हैं वो मैं पिला रहा हूँ और बच्चा जो है माशाल्लाह भी कुछ बेहतर है। और सही मेन चीज़ ये है कि सर बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो बड़े पेशाब का प्रॉब्लम है। हाँ। वो टाइम पर आए, ठीक है, उसका जो पानी खारिज होता है ये जो है ना ये कंट्रोल में आए, और इसका अगर कोई हल है, ये सर में ही शैंड रहेगी या सर में से इसको निकाल देंगे, इसका कोई और कोई इलाज हल है या नहीं है? बिल्कुल सही, तो मैं चाह रहा हूं इसका भी इलाज हो, ठीक है, जैसे दूसरे बच्चे हैं। जी बिल्कुल, इसका इलाज जो है वो सबसे अहम चीज़ है। जमाल साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और हमारी दुआएं हैं आपके लिए, नेक तमन्नाएं हैं आपके बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी, और बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं मुझे यकीन है कि वो हमसे रब्ता भी करेंगे, आपसे भी रब्ता करेंगे, और जब ये इशू आपका जो है वो लोगों के सामने आएगा तो इसका कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकलेगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जमाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे रंग हैं। उन्हीं रंगों में से, उन्हीं मुल्कों में से एक मुल्क है काज़ाकिस्तान, और काज़ाकिस्तान का आज नेशनल इंडिपेंडेंस डे है। और इसी हवाले से हिज एक्सीलेंसी मिस्टर युरजान किस्तफेन, जो कि काज़ाकिस्तान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं काज़ाकिस्तान के हवाले से। आप भी सुनिए कि काज़ाकिस्तान की क्या ख़ास बात है, और फिर वहाँ जाने के लिए अपना प्लान बना सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Congratulations, बहुत मुबारक, as we say in Urdu. Thank you so much. Thank you for having me today. So this is your National Independence Day. Yes, right. Can you tell us a bit about the history of Kazakhstan and the independence? You know, the thing is that when we talk about our Independence Day, this is about our modern history. Yes. So back in 1991, our nation decided to become a sovereign, independent country. So on December 16th, we adopted a constitutional law on independence of Kazakhstan. And I must say that actually Pakistan was one of the first country who recognized our independence, and it was on December 20th, just 4 days after. Just 4 days after the independence. Yeah. Okay. And shortly after that, our president, our first president, Nursultan Nazarbayev, decided to visit your beautiful country, and he was here on February 24th. Okay. This day we established our diplomatic relations, and next year we will be celebrating the 30th anniversary of our relations between Kazakhstan and Pakistan. Great. Shortly after that, on March 2nd, the United Nations recognized our country as an independent state. Yes. So what about the relations between Pakistan and Kazakhstan? How have been these relations over these years, and what do these countries offer each other? You know, I must say that when it comes to cooperation between our two countries, we have a very good political dialogue. Our leadership have a very good relations. But when it comes to our economic cooperation, we have a, you know, I would say a huge potential to develop. Okay. Nowadays, our trade turnover, according to US statistics, is about $75 million. Okay. So for such two great countries as Pakistan and Kazakhstan, it's almost nothing. So on September 16th this year, our president met with Prime Minister Imran Khan, and they agreed that we need to organize another visit, another talks, and our president, he accepted your kind invitation to visit Islamabad next year. Great. So they tasked our government to develop our economic cooperation. So that's why I'm really, you know, focused on this very important area. But at the other hand, we should not be, you know, limited only to our trade or our investment, economic cooperation. We should also develop our people-to-people ties. That is very really important. That is Yeah. very important. Yeah. Now, when it comes to people-to-people cooperation, people-to-people ties, it is based on tourism mainly. Yeah. So what does Kazakhstan offer to the tourists that are coming from the world? You know, the thing is that let's start from this very important fact, that Kazakhstan is the 9th largest country in the world. So we are a big, huge country. The 9th largest country. 9th largest in the world, yes. So I mean that we have different climate zones. We have different, you know, nature. I mean that you can, in our country there are mountains, forests, steppes, so on and so forth. So our nature is really beautiful. So you can visit our country, and even today, if you travel to Kazakhstan, if, for example, you are going to visit our southern part, it will be relatively warm. Okay. Let's say -5-7 degrees Celsius. Okay. But if you travel to, you know, to the northern part of our country or to our capital, it's already snowing, it's already winter, it's something -20-25. So you mean you have all sorts of topographies, Yes, all sorts yes, of weathers. exactly. This is similar to Pakistan. Yeah, very similar. And I must say that, you know, when it comes to the beauty of our natures, we are very similar to each other. Okay, that is great. What are the top 3 places that someone should visit when you're going to Kazakhstan? What are the top 3 places as recommended by you? You know, it's hard to say, but I would recommend to visit Almaty. Okay. I would recommend Almaty. to visit Turkestan. We consider Turkestan as a cradle of Turkic
nomadic civilization. So it's a very interesting historical place. And of course our capital. Our capital is the youngest capital in the world, so I believe it would be interesting, but I would recommend to visit our capital during summertime. Okay, otherwise it'll be too during cold. winter time it's a bit cold, yes. And how much time has it been for you to be in Pakistan? You know, actually this is my 6th month. I arrived in the middle of June, and you know, I'm really glad, and it's a great honor for me to represent Kazakhstan, such a beautiful country. And you have visited any other cities? So I visited Karachi, I visited Lahore, Peshawar, Sialkot. Next year I'm planning to visit Multan, Faisalabad, you know, different cities, and it is really important not to be focused only on, you know, establishing relations in your capital, but also we should be well represented at the regional level, because I believe that it is extremely important to develop our regional ties. Yes. And that's why I proposed, you know, when I was meeting with regional authorities in Karachi, in Lahore, in Peshawar, I proposed to establish sister cities between our cities. Yeah. It will, you know, I believe it will boost our ties at the regional level. Yes. So, and which city did you find the best to be in Pakistan? Your personal choice. My personal choice. It's a very good question. I was really amazed and impressed by the cultural heritage of Lahore. Of Lahore, yes, absolutely. It's something amazing. I visited Badshahi Mosque, and you know, I have never seen in my life. Huge, and it is. And this, it you has know, a great history attached. This the sound system. It's something, you know, 350 years ago. It's amazing. Yes, absolutely. And moreover, this, you know, cultural heritage, to some extent, has connection to our land. So it's kind of Mughal Empire. So, and when are you starting to learn Urdu? Inshallah, I hope next year I will have more time Inshallah. to study your beautiful language. Yeah. Okay. And any activities that are planned for the National Day and its celebrations? You know, we already had our National Day reception on December 8th, and for the first time we organized a National Day reception in Lahore. Okay. It was on December 10th. So next year, inshallah, we are planning to organize receptions not only in your capital, but also in the, you know, in the biggest cities of your country, such as Karachi, Lahore, Peshawar. You know, it is extremely important to be well represented at the regional level. Any message to the people of Pakistan that you want to give? You know, first of all, I must say that we should consider each other as two brotherly nations. Brothers, yes. Secondly, there is a huge potential for development our, you know, ties at B2B, people to people whatsoever. So I welcome, you know, our Pakistani brothers and friends to participate actively in strengthening our cooperation. Inshallah, inshallah. Yeah. Thank you, Your Excellency. My pleasure. It was an honor meeting you and having you in our studio. And congratulations once again for the Independence Day. नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. Stay with us. वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हर कौम की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसे वो नहीं भूलते और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक ऐसा ही वाक़या पाकिस्तानी कौम के साथ भी पेश आया था 1971 में, और उस वाक़े से हमने क्या सीखा, उस वाक़े को हमने अब तक अपने जहन में बिठाया हुआ है। हमने उस वाक़े में क्या किया था और हमारे साथ क्या हुआ था, ये सारी वो बातें हैं जिनके हवाले से कई मरतबा और कई जगहों पर बात होती रहती है। इसी हवाले से इसको क्रिएटिव शक्ल में पेश किया जा रहा है। ख्वाब टूट जाते हैं, ये 4 एपिसोड्स का एक प्रोजेक्ट है। ड्रामे की सूरत में आपको देखने को मिलेगा कि क्या कहानी है उन लोगों की जो नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ख्वाब टूट जाते हैं का एक सबसे पहले एक थोड़ी सी झलक देखते हैं और फिर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर डायरेक्टर एहतशामुद्दीन साहब और बिलाल अशरफ साहब, जो कि इस ड्रामे को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई एंड बिलाल, आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद इस प्रोग्राम में। वालेकुम जी, कैसे हैं, सब सेट है? बिल्कुल फिट जी, ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं आप दोनों। अब हम ज़रा प्रोग्राम जो आप प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसको देखते हैं, उसकी एक झलक देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। दिखाइए जी इसका प्रोमो। 15 दिसंबर सन 1971। जंग 2 कुव्वतों के दरमियान थी। एक तरफ वो लोग थे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग
जो नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। मैं दूसरी जानिब था। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन है। मैं एक बंगाली और ढाका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। ये मेरी कहानी है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त लुक और वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाले कुछ जुमले कि जिसके अंदर नज़रिया पाकिस्तान की है और उससे मोहब्बत की बात हो रही है। जी एहतशाम भाई, आपसे शुरू करते हैं। आपने डायरेक्ट भी किया, ये आपने इसको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर इस प्रोजेक्ट को आप लेके चल रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल अगर आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या बताने, क्या सिखाने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये हमने जब बना रहे थे इसको तो आपस की बात है कि ये सोच रहे थे कि चलेगा कहाँ। तो सबसे पहले तो हम नेटवर्क का बहुत शुक्रिया कि इस किस्म के नैरेटिव को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इसको प्रॉपर अपने ही चैनल पर चला रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट इस हवाले से कि 50 साल पूरे हो गए हैं इस साल उस वाक़े को कि जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ। और ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था, उससे बहुत हमको सबक भी मिले हैं। लेकिन इन 50 सालों में शायद हमने खुलकर इस पर बात नहीं की जो कि बात करनी चाहिए थी। सही। कुछ गलतियां हमारी थी, और वो क्या गलतियां थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और कुछ हमारी गलतियों से फ़ायदा उठाने वाले लोगों की साजिशें थी, उनको भी हम इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो गिरहें लगी हुई थी, इन गिरोहों को हम खोलेंगे ताकि हमारे आने वाली नस्लों को ये पता लग सके कि क्या हुआ था। अब इसमें मुख्तलिफ़ नैरेटिव्स हम देखते आए हैं, किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, कुछ बाहर का नैरेटिव हमें सुनने को मिला और वो हम पर थोप दिया गया। हमारे यहाँ से बहुत कुछ लोगों ने लिखा, कुछ तो हमारे अपने ही ख़िलाफ़ जाती हैं चीज़ें। तो हमने एक ऐसा नैरेटिव चुना जो कि एक बंगाली पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें, एक बंगाली की नज़र से देखें। तो ये एक किताब है द वेस्ट ऑफ टाइम, जो उस ज़माने में 1971 में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, उन्होंने ये किताब लिखी है। तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं, और उनको पर जो जुल्म हुए उस ज़माने में, फसादात में क्या हुआ, मुफ्ती बहानी ने उनके साथ क्या किया, और फिर उसके बाद उनको उन्हीं के मुल्क में, उन्हीं की ज़मीन पर, उन्हीं की धरती पर उनको गद्दार डिक्लेयर करके उनको जेल कर दी थी। तो ये कहानी उसी हवाले से है और उसी तनाजुर में इसको देखने की कोशिश। तो एक बहुत ही सीरियस नैरेटिव है और इसको खूबसूरती से लिखा है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त राइटर हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके लिखे हुए को, तो ये मुझ पर उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो। सही। तो हमने ये बिहाइव ट्रांसमीडिया जी, बिलाल ने और मैंने मैं इसी की तरफ आ रहा था कि जो आप दोनों की जोड़ी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर बनी है, इसी के हवाले से बिलाल हमें बताइए कि वेयरिंग द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स कैप इस प्रोजेक्ट के साथ कैसी क्या वाबस्तगी, कितनी जज्बाती वाबस्तगी, और फिर ये जो एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में आना और अपने आप को उसके पीछे लेकर जाना, कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे लेकर जाना। आई गेस आई थिंक बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं है कि मैं शायद कैमरे के पीछे से मैंने थोड़ी शुरुआत की थी। विजुअल इफ़ेक्ट्स का मुझे बड़ा शौक़ था, पढ़ा भी है मैंने। तो वापस पीछे आना भी मज़ेदार लग रहा है। और आई थिंक जो मेन चीज़ है, जो मेन ईथॉस है बीहाइव ट्रांसमीडिया का, वो ये था कि कुछ चेंज लेकर आएँ, कुछ डिफरेंट करें। एंड ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं होता हम
नेटवर्क की सपोर्ट बहुत 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 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बिकॉज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एक मिनी सीरीज़ एयर हो रही है 4 to 5 एपिसोड, और पहले कभी भी इस तरह एयर नहीं हुई है। बहुत स्वेट ब्लड गया इस पूरे प्रोसेस में, यू नो, पूरी टीम फ्रॉम सलमान भाई जो हमारे DOP हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, पूरा स्टाफ जो है, एवरीबडी इज़ वर्कड वेरी हार्ड। सो बीहाइव का ईथॉस ये था कि कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह हमें सपोर्ट किया है, और उसके अलावा नए टैलेंट को भी इंट्रोड्यूस करें। ऑडिशंस हम लोगों ने होल्ड किए थे, तकरीबन कोई 250-300 लोग जो है एहतशाम भाई ने उनके ऑडिशंस लिए थे। इसमें आप कुछ न्यू फेसेस भी देखेंगे। सो आई थिंक एक डिफरेंट स्टेप है, नीयत साफ़ है, और जब नीयत साफ़ होती तो मंजिल आसान होती है, आसान हो जाती है, बिल्कुल। लोग खुद जुड़ जाते हैं साथ में। तो बिलाल, आप खुद इस प्रोजेक्ट में सामने क्यों नज़र नहीं आए? आई थिंक जगह नहीं बनती मेरी इस प्रोजेक्ट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई फील के जो प्रोजेक्ट मेरिट पे यू नो मेरी टीम को लगता है कि मुझे करना चाहिए वो मैं करूँगा, या मुझे भी लगता है, बट इसमें मेरी जगह नहीं बनती थी। हाँ, यानी एहतशाम भाई ने आपको वो ऑडिशन में तो मना नहीं कर दिया कि नहीं तुम सही नहीं कर रहे हो भाई? नहीं लिया मैंने नहीं लिया। मुझे एहतशाम भाई ने नहीं लिया। मैंने नहीं लिया, वजह उसकी बताता हूँ मैं आपको जी। देखिए, एक कंपनी हमने फॉर्म की है, अभी वो बिल्कुल बेबी है, और दूसरी बात ये कि आपने देखा कि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मुझे ख्याल है फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अपनी डायरेक्शन में ही एक्टिंग कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी, मतलब एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल, कि आप कैसे स्क्रीन पे होंगे जब आप खुद एक्ट कर रहे होंगे, तो हु इज़ लुकिंग फॉर यू, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बिलाल को बहुत मेरी सपोर्ट रही है एज ए प्रोडक्शन में सारी। खैर एनीवेज, ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन बिलाल भी 300 लड़कियों के आपने नए लोगों के ऑडिशन किए, जो बिलाल बता रहे हैं 300 के आपने ऑडिशन किए, मुझे बताया नहीं 301 के कर लेते, क्या जाता आपका? आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैंने कराची में ऑडिशंस किए, उसमें काफ़ी लोग वहाँ से भी आए थे, क्योंकि हमने अनाउंस किया था कोई 1 हफ्ता पहले। और अवैस आपको तो मैं जानता हूँ, आपके ऑडिशन मेरे ख्याल है कर लेंगे अगली दफ़ा इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे इसमें कई अपने दोस्त जरूरत है नहीं, बस ये भी आपने बड़ी बात की, लेकिन मुझे इसमें कई ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं जो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के हैं। फरीदी नज़र आ रहा है मुझे, सुनील नज़र आ रहा है, तो ये सारे जो हैं वो हीरे भी आपने इसमें प्रोजेक्ट में समझ लिए। अली रिजवी हैं। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो ये सारे जी बिल्कुल। असल में चूँकि मेरा ताल्लुक भी एक्चुअली थिएटर से रहा है, और मैं हमेशा थिएटर के लोगों को इंट्रोड्यूस करता रहा हूँ टेलीविज़न पे भी, इसलिए नहीं कि मतलब मुझे लगता है कि वो उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, और मैं तो शुरू से ही कोशिश करता हूँ कि जो हमारे नए नापा के ग्रेजुएट्स हैं या जिनको इजाज़त मिल जाती है काम करने की, उनको मैं टेलीविज़न पे या फिल्म में कहीं भी जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है मैं उनको अप्रोच करता हूँ। और इसमें काफ़ी नापा के ग्रेजुएट्स हैं, कुछ अब तो काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, कुछ नए हैं, बिल्कुल यंग बच्चे भी हैं जिन्होंने पहली मरतबा काम किया। तो ये हमारा तो बीहाइव का ये भी रहेगा इंशाल्लाह कि हम यंगस्टर्स को हम हर फील्ड में, न सिर्फ एक्टिंग नहीं और दूसरी फील्ड्स में भी, जैसे हमारे जो CGI जो कर रहे हैं सॉफ्ट मैट्रिक्स, हैदर और उसामा, उनकी टीम है पूरी, वो भी समझे आप के मेन स्ट्रीम पे पहली मरतबा आपको ये जो CGI के काम नज़र आ रहा है इसके अंदर आपके पहले टीज़र में, तो वो उन्होंने किया, और जब आप मेन नैरेटिव देखेंगे उसमें भी आपको काफ़ी काम नज़र आएगा। इसके अलावा कैमरे पे भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे सलमान रज़ाक जो हैं वो तो DOP थे, लेकिन उनके जो बेटे हैं शुएब सलमान, वो कैमरा ऑपरेटर थे इसके अंदर, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया इसके अंदर। और जी बिल्कुल, तो इस तरह यंगस्टर्स को हम पुश कर रहे हैं कि वो जगह संभालें, क्योंकि बहुत सारा काम है, आने वाला भी है बहुत सारा काम, बिल्कुल, और करना है हमने, और हमने आगे जाना है, और हमने अपना
जो काम है वो अपनी कहानी है वो सुनानी है हमने। हाँ, अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप दोनों से ही, आपका मैं राय चाहूँगा कि जी बिल्कुल अपनी हमारी जो कहानियाँ हैं वो हमने नहीं सुनाई, इतनी इफेक्टिवली नहीं सुनाई या कम सुनाई, हमारी रियलिटीज़ हम दुनिया के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। और इंडिया जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करके उसने हर वॉर के ऊपर अपने नैरेटिव की स्टोरी बेच दी, 26/11 पर भी उन्होंने स्टोरी बेच दी। वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और दुनिया को वो गलत कहानी सुनाकर अपने वो अपना नैरेटिव दे देते हैं। हम उसमें कम रहे, ये उस चीज़ का कितना मुकाबला कर पाएगा? देखिए जी, मुकाबला तो हम मुकाबला हमेशा जो है वो मस्बत होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे यहाँ असल में नैरेटिव जो है या कहानी जो है उसको सुनाने की इजाज़त कितनी रही पिछले दौर में भी, अब हम हाल में भी जी रहे हैं, इस दौर में भी कितनी ही इजाज़त है किसी चीज़ की। तो बात यह है कि कहानियाँ जो हैं वो इंसान को आगे बढ़ाती हैं। जो मिथ्स होती हैं वो तो डोर ओपनर्स होती हैं फॉर द न्यू गैलेक्सीज। हमने वो कहानियाँ सुनाना छोड़ दी थी। अगर सुनाते रहते तो शायद आज इंडिया क्या को दुनिया का कोई भी मुल्क शायद मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत कहानियाँ भी लिखी गई हैं। लेकिन वहाँ जब कोई कहानी वो अपने झूठ को भी सच साबित करते हैं किसी भी जगह से, अगर आप देखें तो हम बहुत एहतियात से काम लेते हैं। हम चाहते हैं कि पीस और अमन की बात करें हमेशा, और जो वाक़यात हैं अगर हम उनको पेश करना चाहते हैं पूरी दयानतदारी के साथ, तो उसकी एक्सेप्टेंस तो हमारे उमूमन हमने ये देखा है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम अपना ही गिरेबान जो है पकड़ के खींचने लगते हैं एक्चुअली। उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ इंसान जो है वो गलती करता है, लेकिन गलती से कुछ सीख के आगे बढ़ता है। तो गलतियाँ जो हैं वो लर्निंग कर्व ही होती हैं, और उनको एक्सेप्ट करना और उसके बाद आगे बढ़ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहानी सुनाने की इजाज़त होनी चाहिए। जब हम कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं यहाँ, तो उमूमन हमारा नैरेटिव किसी चीज़ से टकराता है, या किसी ग्रुप से टकराता है, या किसी और चीज़ से टकराता है। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर हर तरह की कहानी सुनाने की इजाज़त है। तो हमें ये सोचना होगा, दिल बड़े करने होंगे, दिमाग को खोलना होगा कि कहानियाँ सुनने से ही बहुत सारे मसाइल। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मामला ज़्यादा है। अदरवाइज हमने ये भी देखा कि वहाँ पर भी मतलब भारत में भी बहुत सारी फिल्मों पर पाबंदी होती है। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो वहाँ पर फिल्मों के हवाले से सेट तोड़ देते हैं। संजय लीला बंसाली की फिल्म बन रही थी, उसका सेट तोड़ दिया जाकर कि वो हिस्टोरिकल उनके नैरेटिव से वो नहीं मैच कर रही थी। तो वो भी इस तरह की मुजाहरे करते रहते हैं। बिलाल, मैं आपका इसके ऊपर वर्जन चाहूँगा कि वो जो बात की है तशाम भाई ने कि वो झूठ को भी सच साबित करने का एक सिलसिला चल रहा होता है, तो हमें अपने सच को तो अब सच साबित करना ही है, उसके लिए सही कहानी, सही नैरेटिव हमें पेश करना है। तो उस हवाले से ये प्रोजेक्ट कितना अहम है और क्या किरदार अदा करेगा? आई थिंक उस हवाले से तो खैर बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज़ आपको एक ट्रू इंसाइट मिलती है एक्चुअल इवेंट्स पे। और उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहानी तभी आप सुनाएंगे, तभी आगे लेके जाएंगे जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा। और ऑफ कोर्स हैं हमारी लिमिटेशंस हैं, इजाज़त अपनी जगह है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक ओपन फोरम में आई थिंक अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखें तो उसमें अब यही मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, यूथ के लिए, लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट करने के लिए। सो प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। और जैसे पहले हमने कहा कि हम नेटवर्क ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये नैरेटिव सुना सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। और बहुत ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स की बहुत मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मासेस तक कहानियाँ लोगों की बने और पहुँचें। और किस तरह पहुँचती हैं वो इसी तरह चाहे वो आप चैनल देख लें या फिर आप चैनल के यूट्यूब पेजेस देख लें, और हमारी चीज़ें पूरी दुनिया में देखी भी जाती हैं, अप्रिशिएट भी होती हैं, और हम किसी से कम नहीं हैं। इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड आई थिंक जब तक ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी इंशाल्लाह हम कहानियाँ सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और बाकी लोग भी दिखाते रहेंगे, और
लोग एजुकेट होते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फाइनली एहतशाम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जब इस तरह का हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रिसर्च की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एज अ राइटर ज़ाहिर है अमजद साहब बहुत बड़ा नाम है, बट एक डायरेक्टरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो रिसर्च थी और उसके हवाले से कैरेक्टर बिल्डिंग और वो तमाम किरदारों को उनकी शक्ल देना और फिर उसके बाद उन सबको पर्दे के सामने लेकर आना कि लोगों तक वो सही मैसेज पहुंचे, क्योंकि ज़ाहिर ये तो प्रोजेक्ट एक पुल सरात वाला मामला है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। देखिए, हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स यकीनन उनकी अहमियत है और उसको एक रिसर्च की भी ज़रूरत होती है। मेरे लिए ये था कि मैं अभी तक जो काम किए हैं पिछले दौर में भी, उसमें मैंने 1947 के हवाले से कुछ चीज़ें की जी जो कि लोग देख चुके हैं, पार्टीशन स्टोरीज़ जो पीटीवी पे चली, बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने आंगन किया हम टेलीविज़न से ही, तो वो भी एक चीज़ थी। अब ये 71 जो है वो थोड़ा सा हम 50 साल पीछे चले जाते हैं, तो 71 के हवाले से जो रिसर्च करनी थी, इसके लिए हमने एक टीम बनाई थी और उस टीम में बहुत मेहनत की है लोगों ने। तो हमने उसमें रिसर्च का भी एक वो रखा था जो जिन्होंने रिसर्च की। इसमें शर्जील बलोच हैं जो प्रोडक्शन डिज़ाइन भी देख रहे थे और रिसर्च भी कर रहे थे और साथ साथ टीम को लेके चल रहे थे। तो वो एक बड़ा काम था जो कि हमने किया और बहुत हम एक्चुअली इतना टाइम जितने टाइम फ्रेम में हमने काम किया उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमने एक कोशिश की है। वो यकीनन लोग देख के ही बताएंगे हम कि कहाँ तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन रिसर्च की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, उसमें हालात और वाक़यात को देखना पड़ता है। तो बुक्स को काफ़ी देखा गया, अतराफ़ की बुक्स को भी देखा गया, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पढ़ें और तारीख़ को इसी तरह से पढ़ा जाता है कि कोई एक सच किसी का होता है और फिर दूसरा, हम ये नहीं कहते कि वो झूठ होता है और ये सच होता है। सबका अपना अपना सब्जेक्टिव सच होता है और उसको एक्सेस करने के लिए आपको उन दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है, उनको तोलना पड़ता है। तो इस बुक को सिलेक्ट करने का मकसद मतलब वो ये था कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो कि जद्दी पुश्ती बंगाली थे और वहीं रहे, वहीं पैदा हुए, वहीं उनका इंतकाल भी हुआ और वहाँ वो 1943 से एक मतलब पाकिस्तान के नाम से रिसाला निकालते थे जब वो ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। फिर जब वो वहाँ के वीसी बने तो उनके साथ ये वाक़यात हुए। वो आखिरी दिन तक वो शख्स पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान की बात करता रहा और उसके बाद फिर जब उनको गद्दार करार देकर जेल कर दी गई 3 साल बाद, जब 73 में वो रिहा हुए थे, तो वो सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए थे और उससे पहले शायद लंदन गए थे। लेकिन जब वो वापस आए 95 में तो वो बांग्लादेश ही वापस आए, लेकिन आखिरी दिन तक वहाँ पे उनको एज ए ट्रेटर ट्रीट किया गया और पाकिस्तान से भी कोई उनको तमगा इम्तियाज़ नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं थी कि वो यहाँ से कोई ऐसी बात थी। वो शख्स उसके बावजूद आखिरी दम तक एक पाकिस्तानी रहा। तो ये एक ट्रेजेडी है जो कि एक प्योर लव पे मैं समझता हूँ। तो मैं जब और दूसरी जगह पे देखता हूँ चीज़ों को, तो मुझे इस किताब में बहुत कुछ सच महसूस हुआ। तो मैं इस हवाले से ये सब्जेक्टिव सच लोगों से, क्योंकि ये जब आप किताब का नाम लेते हैं और कोई चीज़ दिखाते हैं तो हमारी यूथ यकीनन उस किताब की तरफ जाएगी। हाँ। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि जब हम इस तरह के नैरेटिव्स करें तो लोग खुद देखें, खुद पढ़ें, उसके बाद फैसला करें। उससे पहले किसी की प्रोपेगेंडा पे या किसी के कहने पर कोई फ़ैसला करके ना बैठ जाएं। ये मुल्क बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है और हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं आखिरी दिन तक, आखिरी दम तक, और इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। तो हम इस तरह की चीज़ें देखकर हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, वाकई बड़ी अहम बात की आपने। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। फाइनल मैसेज फ्रॉम यू बिलाल। बस मैसेज है एक जेनेरिक मैसेज है सबके लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, करना चाहते हैं, करना चाहती है। बिलीव करें अपने आप को और अपने आप को बैकअप करें। और अगर कोई कहता है ना कि ये नहीं हो सकता तो फिर वही काम करना और करके दिखाना है, क्योंकि आप कर सकते हैं। इफ़ यू कैन होल्ड इट इन योर हेड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। जस्ट बैक योर सेल्फ, बिलीव, पूरी दिल जान मेहनत लगा दें, 100% अचीव होगा।
क्या बात है, ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहतशाम साहब आपका भी और बिलाल अशरफ आपका भी। और ये प्रोजेक्ट ज़बरदस्त देखने में लग रहा है, प्रोडक्शन के हवाले से भी, कहानी के हवाले से भी। और ये किताब भी पढ़ें, मेरी रिकमेंडेशन आप सब लोगों को यही है। और आपको उस किताब की भी जो कहानी है वो पता चलेगी, और फिर उसके बाद भी जब आप ये प्ले देखेंगे तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा। और अपना जो सच है, जो कि एहतशाम भाई ने कहा था ना कि इस वक्त सब्जेक्टिव सच का ये दौर है, तो सब्जेक्टिव सच को सब जगह से एवेल्युएट करके और फिर अपना सच जो है वो कायम कीजिए। और याद रखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा कुछ बात करते हैं पोलियो की। पोलियो की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन चल रही है। पोलियो इराडिकेशन कैंपेन है ये, और ये कैंपेन है पाकिस्तान पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव के तहत। और ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ हैं, जिनको NID कहा जाता है, ये डेज़ हैं जी दिसंबर 13 से दिसंबर 17 तक। और ये जो पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम है, हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम सबको सपोर्ट करना भी चाहिए। और ये जो चौथी नेशनल इम्यूनाइजेशन ये जो ड्राइव है इस साल ये हो रही है, और ये तकरीबन 156 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी पूरे पाकिस्तान में, और तकरीबन 40 मिलियन से ज़ायद बच्चों को इसमें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया में वो दो ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो की बीमारी का वजूद है। बाकी सारी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। और पाकिस्तान के लिए जो केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। और इस साल यानी कि 2021 में पाकिस्तान में सिर्फ एक पोलियो का केस सामने आया है, जो कि बहुत खुशाइन बात है। क्योंकि ये जब कैंपेन चलती रहती है, मुसलसल चलती रहती है, मुतवातिर चलती रहती हैं ये कैंपेन्स, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि इन कैंपेन्स के चलने का फ़ायदा होता है। और ये फ़ायदा हमें नज़र आता है इन नंबर्स की सूरत में। तो इस साल सिर्फ़ और सिर्फ एक केस हमारे सामने आया है। लेकिन हम सब ये बात भी जानते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसको हम नेवर एंडिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस ऐसा है कि जब तक हमारे सामने कहीं से भी पोलियो वायरस की कोई भी खबर आती रहेगी, ये कैंपेन चलती रहेगी। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं अभी भी पाकिस्तान में जो कि रिस्क पे हैं। तो इसी हवाले से हमने बात करनी है और हमें ये बताना है आपको कि पोलियो की ये कैंपेन जो है ये कितनी अहम है। और इस कैंपेन के हवाले से हमारे जो मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और हम फिर उनसे बात करेंगे और पोलियो के हवाले से उनका मैसेज लेंगे। जी, मुफ्ती महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पोलियो टीम के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, पोलियो की जो कैंपेन चल रही है उसके हवाले से नाजरीन से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कौम के तमाम जितने भी हमारे कौमी शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस पोलियो जो कतरे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में ऐसे अजला मौजूद हैं कि जहाँ पोलियो को कोई केस नहीं बाकी रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कैंपेन चली, लोगों ने अपने बच्चों को कतरे पिलाए। खुसूसन अक्सर एतराज़ किया जाता है कि ये पठान लोग जो पश्तो बोलने वाले हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? चैलेंज यही होता है कि जो हमारे पश्तो बोलने वाले होते हैं ज़ुबान, तो उनके तरफ से थोड़ा सा हमें क्या खदशा होता है उनका? खदशा और नहीं तो वो यही कहते हैं कि बस बच्चों को अपने बच्चों को वो नहीं पिलाते अक्सर। वो उनके जहन में होगा कोई नुकसान है। जी नुकसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जी ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो बाज आगे पीछे की बातें सुनते हैं ना, एक कहीं से सुन लिया कि ये नुकसान होता है, इसमें ये मसला है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमें फिर जो टीम जाती हैं पिलाने के लिए तो हमसे फिर रहनुमाई लेते हैं, हम जाते हैं फिर उनको कन्विंस कर दें, उनको बताते हैं कि भाई ऐसा कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बड़े बड़े उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो हमारे पूरे मुल्क के, जिनका पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है, वो काम के हवाले से और उनके अपने पेशे के हवाले से उनके फतवाजात आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उनको गाइड कर लेते हैं, तो वो फिर हमारी बात और उसके बाद उनका फिर जो है वो ज़हन तब्दील होता है, ज़हन तब्दील हो जाता है। तो इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है। और जब भी कैंपेन शुरू होती है उससे पहले हमारी मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स में हम
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शहरियों को, बहुत सारे अपने पाकिस्तानी शहरियों को समझाते हैं तो वो कर लेते हैं। बस तो ये आप लोगों की काविशें हैं और ज़ाहिर है इसमें इस मुहिम में ख़तरात भी होते हैं आप लोगों के सामने, लेकिन उनका आप लोग मुकाबला करते हैं और पूरी कौम जो है वो आप लोगों के साथ खड़ी है। इस पोलियो कैंपेन में हम भी शामिल हैं। नाज़रीन, पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलवाएं। हमें अज़्म ये करना है कि पाकिस्तान को हमने पोलियो से मुकम्मल तौर पर पाक करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।